अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बड़े अरसे से, कई महीनों से ये बाज़गश्त चल रही है कि किसी तरह को मुज़ाकरात किए जाएँ, किसी तरह अगर कोई स्टेलमेट की सूरत हाल है तो उस सिलसिले को तोड़ा जाए। फवाद चौधरी साहब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अंदर ये बात जारी है कि जनाब बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाए ताकि इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। हुकूमत के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर एक से ज़ायद दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक हर्डल आ रहा था वो था अपोजिशन लीडर की तैनाती का। अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अपोजिशन लीडर की तैनाती अब होने जा रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है और मोस्ट प्रॉबली उनके नाम से नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि इस तैनाती को जो है कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको रोका जाएगा। अचकज़ई साहब के हवाले से ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है रिजर्वेशंस पाई जाती हैं। क्या अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए उनकी किस्मत बदल सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्चुअली उनके ज़रिए मुश्किलात आसान हो सकती हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म भी उनके पास है और अगर ये अपोजिशन लीडर की सीट भी उनके पास आती है तो क्या उनके और हुकूमत के दरमियान आपस में कोई मेल मिलाप या बेहतरी आ सकती है? दूसरी बात यह कि इनके अपनी तैनाती के हवाले से भी बतौर एक अपोजिशन लीडर काफ़ी अरसे से मामला जो है पेंडिंग चलता रहा। हुकूमत की जानिब से यही सिग्नल्स आते रहे कि जनाब ये हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये खबर आ रही है कि उनका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा और इससे शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं इस्लामाबाद से आज ये शो कर रहा हूँ। इस्लामाबाद के 3 बाखबर सहाफ़ी आज मेरे साथ पैनल के अंदर मौजूद है। इनके पास खबर भी हो, तज्जिया भी होता है और मेरे ख्याल में बड़ा एक्यूरेट तज्जिया ये लोग दे सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्या इससे इमरान खान साहब की मुश्किलात आसान हो सकती हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारी साथी एंकर हैं, तज्जियाकार हैं अलीना शबीर साहिबा अपना प्रोग्राम करती हैं। अलीना हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर साहब आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, खबर के हवाले से ये बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई साहब का ये जो नोटिफिकेशन था ये फंसा कहाँ हुआ था? अब वो फंसने के स्टेज से निकल भी चुका है या नहीं? और अगर ये तैनाती हो जाती है, उनको ये ओहदा मिल जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कुछ आसान होगी? काफ़ी सवाल आपने उसमें मैंने आपके सामने कर लिया कि असल में इशू ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का फ़ैसला तो उनके देरीना दोस्त अयाज सादिक ने करना है। देरीना दोस्त मैंने इसलिए कहा कि मुसलसल उनको हदफ़ तनकीद बनाया हुआ था महमूद खान अचकज़ई ने कोयटा की किसी बात के वाले से कि जी ये तो धांधली ज़दा हैं और फ़लाँ हैं, और कुर्सी से उठा के फेंकने की भी बात एक दफ़ा उनसे मंसूब हुई कि अंदर बैठ के वो कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अयाज सादिक बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, जौली आदमी हैं। वो हर दफ़ा ये कहते थे कि पहले केस तो वापस ले लें, फिर उनकी ऊंची आवाज़ ही नहीं सुनी आज तक कि भाई जो है ना केस तो वापस ले लें पहले। तो फिर 3 महीने बाद पीटीआई ने वो बात मान ली उनकी और केस पेशावर हाई कोर्ट से वापस लिया। तो 3 महीने का तो झूठ खुद पीटीआई की पूरी पार्लिमानी की आदत बोलती रही कि हमारा अपोजिशन लीडर रोका हुआ है। अब आ गया अगला मरहला और जो कल सेशन आ रहा है उसमें मेरे ख्याल में उसमें कोई मुज़ायका नहीं रह गया अब। इसीलिए जब आपको याद होगा जिस दिन डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात हुई और उससे पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई की पूरी क़यादत गई थी कि किसी एक को मिलवा दें। तो जब अयाज सादिक ने कहा कि फिर गारंटी लेंगे तो बैरिस्टर गौहर को महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता उसके पास। अच्छा, हाँ, तो आप लोग जाएं, मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं कि वो और उन्होंने रास्ता बनवा के दिया। और जो ये वादे करके आए थे ये उस वादे पे कायम ना रहे कि जो कुछ फिर पब्लिकली उस ट्वीट में हुआ और फिर उसके बाद DGISPR आए गरजे बर से। तो इन्होंने बहुत सारे मौके खुद ज़ाया किए। जो अपोजिशन का राइट भी है इमरान खान से मुलाकात का, इमरान खान का अपना हक़ है कि उनकी फैमिली और उनके दोस्त उनसे मिले। ठीक है। लेकिन जब वो जिस किस्म के बयानिए पे वो खड़े हैं तो फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वो तो फिर हुआ। अब जब ये कल हो जाएगा तो अभी पीटीआई की क्योंकि फिर वही बात कि उन्होंने अचकज़ई ने उस बात की तरदीद नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर से मिलाने की जब राना सनाउल्लाह ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सोशल मीडिया नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये कैसे अपोजिशन लीडर का वो रोल प्ले कर सकेंगे जो मैं और आप सोचते हैं कि एक अच्छा सीजनड आदमी है जिसने इमरान खान से खूब गालियाँ भी खाई और फिर भी उनके साथ अब जमहूरियत के लिए खड़ा हो गया। तो अगर ये उनके उसी डर में रहेंगे जो सोशल मीडिया का है तो ये अपोजिशन लीडर के रोल के तौर पे तो सिर्फ यही कर सकेंगे जो उमर अयूब करते रहे। तो इतना एक्टिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो वो जो रोज एक्स को खोलता है, फेसबुक को खोलता है, उससे फिर लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने इस बयान की तरदीद नहीं की
कि मैं इसलिए शहबाज शरीफ से अभी नहीं मिलना चाहता कि फिर पीटीआई का सोशल मीडिया मुझे बहुत ख़राब करेगा। ठीक, ये बयान आ चुका हुआ है, रिकॉर्ड पे है कि स्टोरी एक जर्नलिस्ट की थी ना, और उसकी तरदीद नहीं आई। वो तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो देखते ही है ना, ये तो नहीं है। तो अब ये मेरे ख्याल में पीटीआई जब तक खुद पीछे नहीं हटती, इनके लिए कोई भी बंदा इनकी मुश्किल आसान नहीं कर सकता। जावेद चौधरी साहब, सर इस्लामाबाद के हल्के क्या बता रहे हैं सर? ये जो तैनाती अगर होने जा रही है, जिस तरह आमिर भाई भी बता रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, या आपके ख्याल में अचकज़ई साहब के जरिए मुश्किलात कुछ कम भी हो सकती हैं? देखिए, अचकज़ई साहब को दो शख्स हैं जो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। एक का नाम इमरान खान है, और इमरान खान साहब ने ही इनका नाम पेश किया था। पार्टी ने बहुत रजिस्ट किया था। पार्टी का ख्याल यह था कि पार्टी के अंदर से किसी शख्स की तैनाती होनी चाहिए। जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे अपने लिए अपोजिशन लीडर, तो वो अल्टीमेटली हमारा बयानिया कैरी नहीं कर सकेगा, वो हमें रिलीफ नहीं दिलवा सकेगा, और इससे पार्टी की जो अपना स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा पूरी तरह। और जो दूसरे साहब हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके हक में बाकायदा कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई साहब अगर अपोजिशन लीडर बनते हैं तो हमारे लिए बड़े इज़्ज़त की बात है, एजाज़ की बात है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं जमहूरियत के लिए, तो उनको अपोजिशन लीडर बना देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो एक ख़ास लेवल है जिससे आगे वो कभी भी इमरान खान साहब के लिए नहीं जाएंगे। अब मसला महमूद खान अचकज़ई साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान क्या है, क्यों मियां नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का बड़ा हाथ था। महमूद खान अचकज़ई साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने भेजा था, अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान भेजा था। हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, और उस ज़माने में एक इशू बना हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो उसको सॉल्व करने के लिए तुर्किया ने उस दौर में एक सालस का किरदार अदा करने की कोशिश की थी, और उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से, और तुर्किया के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल साहब जो थे वो तुर्किया के अंदर अंकारा में ये मुलाकात हुई थी, और वहीं से जाके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि उस वक्त जो DJISI थे वो नाराज़ हो गए थे हामिद करज़ई साहब के कुछ अल्फाज थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब खामोश रहे थे, और उन्होंने तरफदारी नहीं की थी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट भी की, क्योंकि उस वक्त जनरल राहिल शरीफ साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और साथ साथ ज़हीरुल इस्लाम साहब थे जो DJISI थे उस ज़माने में। और उसके रिएक्शन में फिर इमरान खान साहब का धरना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और उसी मीटिंग के अंदर जो तुर्किया की अंकारा के अंदर हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब महमूद खान अचकज़ई साहब को भेजेंगे अपना नुमाइंदा बना के अफगानिस्तान। तो महमूद खान अचकज़ई साहब वहां से एक प्लंदा लेके आए थे जो फिर उन्होंने DJISI को दिया था, और वहां से ये मामला खराब हुआ था। और यही वजह थी कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब अपने धरने के दरमियान महमूद खान अचकज़ई साहब को बार बार हिट करते थे, बल्कि उन्होंने उसी धरने में कहा था कि ये जो हैं गद्दार हैं और ये पाकिस्तान के साथी नहीं है। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी, तो अब उस कुर्बानी को पे बैक करने का टाइम आ गया है। अब अगर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब उनको बनाना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि बन जाएं, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनके पास कोई पब्लिक फोर्स नहीं है कि वो को आवाम को बाहर ले आएंगे। दूसरा ये को सीजनड आदमी है, वो एक खास लेवल से आगे नहीं जाएंगे, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब जाएंगे, ना महमूद खान अचकज़ई साहब जाएंगे। और दूसरा, इस पार्टी के अंदर अब रिफ्ट होने वाली है। जो ही महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर की सीट पे बैठेंगे, पार्टी इनको डिसोन करना शुरू कर देगी, और वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब खुद कहें कि जी इनको हटाएं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और जब इमरान खान साहब ये कहेंगे तो अयाज सादिक साहब इनको हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर ये अपोजिशन लीडर ही रहेंगे मुसलसल उसके बाद। अच्छा, ये तो मतलब आपने तो आगे की भी प्रेडिक्शन बता दी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो लीना साहब, ये तो खान साहब के साथ खान साहब गलत चाल तो नहीं चलने लगे? ये तो हमें पूरी तरह बार बार जब मुज़ाकरात की बात होती है तो PTI के तमाम रहनुमा ये कहते हैं कि जी अचकज़ई साहब ही इज़ द गाय टू टॉक टू, इनसे जाके बात कीजिए। चौधरी साहब जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि PTI के अपने अंदर लोगों की रिजर्वेशंस हैं, ये किस तरह चलेगा फॉर्मूला? ये नहीं, ये बात दुरुस्त है, मैं अग्री करती हूँ जिस तरह से कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के पास अगर पब्लिक फोर्स नहीं है, तो दूसरा बड़ा फैक्टर ये ज़रूर वो फेस करते हैं कि PTI उनको ओन नहीं करती है। उनके हवाले से हुकूमत के आपको काफ़ी वज़रा ये कहते हुए भी आप सुनाई दे रहे हैं बरबला के PTI तो खुद आके उन रिजर्वेशंस का इजहार करती थी अचकज़ई साहब के नाम से मुताल्लिक कि अपोजिशन लीडर इनको बनाया जा रहा है, हमारी पार्टी में सुनी नहीं जाएगी। और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक थे इमरान खान साहब के इस फैसले में। इमरान खान साहब कब उनके अगेंस्ट होते हैं ये नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इमरान
खान साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर अचकज़ई साहब को ज़रूर तरजीह दी है। सो पीटीआई ओन नहीं करती अचकज़ई साहब को, और इसकी एक मिसाल हमें तब भी नज़र आती है जब मुज़ाकरात की, जब पीटीआई से बात करो, शेख वकास साहब हों या दीगर हो, वो पार्टी की पोजीशन ये सामने रखते हैं, ये कह के कि मुज़ाकरात के लिए हम बड़े क्लियर हैं, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अचकज़ई साहब को अथॉरिटी दी गई है, उनके पास मैंडेट है, वो जो डिसाइड करेंगे। सो पीटीआई अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल डिसोसिएट कर लेती है। सॉरी, आपके एक सिर्फ यहाँ पे सवाल मेरे जेहन में आ रहा है। मैं अगर इमरान खान साहब की हिस्ट्री उठा के देखूँ ना, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों को एक्चुअली ट्रक से उठा के नीचे फेंका है। मैं फॉर एग्जांपल आज की ही एग्जांपल आप ले लें, परवेज़ इलाही साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे पॉलिटिकल सीन के अंदर, जबकि है वो पीटीआई के अंदर, वो आज भी कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। शाहमूद कुरैशी साहब को किसी किस्म के पार्टी के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि मेरा ख्याल में इस वक्त इफ़ नॉट द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स इन पीटीआई, लेकिन वो पार्टी के फैसलों में कहीं भी आपको नज़र नहीं आते। गंडापुर साहब को भी इसी तरह डंप किया गया, तरीन साहब को भी डंप किया गया, अलीम खान साहब भी आपके सामने हैं, एक पूरी एक लिस्ट है। तो जो अपनी पार्टी के लोगों को इस तरह डंप कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब क्या उनके लिए कर लेंगे? अचकज़ई साहब इस वक्त इन हालात में इमरान खान साहब के साथ तो बहरहाल जो नज़र आता है वो खड़े हुए तो ज़रूर हैं। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से इनकार कर दे, ये कह के जी पहले मैं अडियाला जेल जाना चाहूँगा, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो कहते हैं अडियाला जेल में पहले जाकर मुलाकात करूँगा और उसके बाद फिर आगे मामला लेके चले जाएंगे। सो उनके लिए प्रायोरिटीज़ उनकी बड़ी क्लियर हैं। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि अचकज़ई साहब की अगर तो ये तकर्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि जिसमें अगरचे नज़र आ रहा है कि मज़ीद ताख़ीर है, और हमें भी ज़राए बता रहे हैं कि अभी इसको और भी लिंगर ऑन किया जाएगा, टेक्निकलिटीज़ में जाया जा रहा है बीच में आज। जी और वज़ीर इत्तलात अगर आज बोल रहे हो कि पाकिस्तान में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका तर्ज अमल जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। सो ये ऐसी ही बातें और वुज़रा आके इस तरह से बयानात ऐसे नहीं देते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मामलात पकड़े। आपको अकबर बाबर साहब का भी जो है वो नज़र आ गया है, उन्होंने तो चैलेंज करने का पहले ही बोल दिया है। सो रुकावटें होंगी, और अगर तो उनको एक्सेस नहीं मिल सकता इमरान खान साहब का, इवन अगर उनकी नोटिफिकेशन हो भी जाती है, तो फिर प्रिटी मच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पोजीशन वही रहेगी। बेबसी जो है उनकी एज ऑपोजिशन लीडर भी अगर तो एक्सेस वो नहीं हासिल कर सकते, तो मुलाकात में पाबंदी होगी, उनके लिए बेबसी उनकी सामने रहेगी। वाहिद जो चौधरी साहब ने भी अभी जिक्र किया कि ब्रेक थ्रू जो उनको मिल सकता है इवन एक्सेस की बहाली के हवाले से, वो मियां नवाज शरीफ साहब के थ्रू ही नेचुरली जो कि नजर आता है उनको अभी भी शरीफ साहब के जरिए एक्सेस मिलेगा इमरान खान साहब से मुलाकात करने का, मिल भी सकता है, क्योंकि अगर अचकज़ई साहब की बतौर ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि ये मामलात भी उस हद तक थे कि जब आपको पता है आप क्या कह रही हैं, मतलब ये जैसी ये लाइन निकलेगी ना बाहर सोशल मीडिया पे नहीं, कि नवाज शरीफ साहब विल फैसिलिटेट इमरान खान मीटिंग्स, क्योंकि मियां साहब का अभी तक रोल जो है वो बिल्कुल एक खामोश एक स्पेक्टेटर के तौर पे वो नजर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब का व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज अचकज़ई साहब का ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले के भी हवाले से बहुत ताखीर का ये मामला तवालत इख्तियार कर गया था। जब से इनकी नॉमिनेशन के लिए नाम सामने आया था, कुछ क्वार्टर्स में ये नाम और ये डिसीजन जो है नॉमिनेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। इसमें भी जो अभी जावेद चौधरी साहब भी खुद कह रहे हैं कि इसमें भी रोल जो प्ले किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, कि जिस पर इनको अलाइन किया गया है कि जी अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन करवाया जाए। अगरचे अभी भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, ये इतनी आसानी से ये तकर्री जो है वो नहीं होने जा रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसकी डिफरेंट रीजन, पीटीआई हैज हिज ओन रीजंस, मेरे ख्याल में मुक्तदरा की कुछ अपनी रीजंस हैं और हुकूमत की कुछ अपनी रीजंस हैं, मतलब तीनों के अपने अपनी रीजंस एंड ये एक्सप्लॉइट अचकज़ई साहब की पोजीशन जो है मेरे ख्याल से जितनी पीटीआई इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रही है, आगे चल के हुकूमत भी उसी तरह से एक्सप्लॉइट करती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो ये आमिर साहब, ये नवाज शरीफ साहब वाकई इस वक्त इस पूरे निज़ाम के अंदर वाकई इतने इंपॉर्टेंट है कि वो बैठ के ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से, जो कि एक्चुअली इमरान खान साहब की अपॉइंटमेंट है, उस पर भी नवाज शरीफ साहब मोहर लगा रहे हैं। अलीना भी कह रही थी ना कि वज़ीर इत्तलात का बयान है, हाँ, तो वज़ीर इत्तलात ने तो सुहेल अफरीदी के लिए भी कहा था, हाँ, तो वो तो बन गए वज़ीर आला, हाँ, तो कोई बात नहीं, ये भी बन जाएंगे। अच्छा, मतलब वज़ीर इत्तलात की बयान तो पीटीआई की पाबंदी भी था, अभी तक नहीं हो सका, लिहाजा हम इस पे सिर्फ नहीं जा सकते कि वो कह रहे हैं तो ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन के ऊपर इतना ध्यान ना दिया। महमूद खान अचकज़ई को मुझे याद है जनरल मुशर्रफ दौर में मैंने लेटर, मैं औसाफ अखबार में होता था, मैंने छापा था कि वो इनको मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करने वाली चीज़ें वो निकली थी इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेटर में। तो महमूद खान अचकज़ई कभी हाँ कभी ना में चलते हैं। अभी ये जो फॉर्म 45 और 47 में है, तो बलोचिस्तान से 2 लोग जीते हैं ना, एक ये तो खुद अपने बलोचिस्तान में थे, तो मौलाना फजलुर रहमान भी वहीं से जीते, डीए खान से हार गए थे। तो नजर करम और सब कुछ जो है ना, सब पे थोड़ा थोड़ा हर एक को दिया गया है। तो जो
क्या कह रहे हैं आप आमिर साहब? मैं आपको कह रहा हूँ ना, क्या कह रहे हैं आमिर साहब? ऑपोजिशन का पूरा बयानिया फॉर्म 47 पे खड़ा है, आप उनको उनके साथ अटैच कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं फॉर्म 47 और 45 पे, ये भी नहीं जीता हुआ, ये भी नहीं जीता हुआ, तो हमें भी बात करने देना। करें आप, हम आपको कर रहे हैं ना। मुल्क का ऑपोजिशन लीडर भी उसके ऊपर फॉर्म 47 के इल्जाम हैं। आप बलोचिस्तान में किसी को मानते हैं कि कोई जमहूरी तौर पे जीता है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मंसूर अली खान की क्या बयानिया आपका कि कोई जमहूरी तौर पे जीता? हाँ, जो बलूचिस्तान की जमहूरियत के ऊपर बड़े सवेर शकूक। बस ठीक है, फिर मेरी बात आप मान रहे हैं ना। और ये एक वो एंकर कर रहा है जिसका खानदान बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है। ठीक है, मैं अब आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस बात को इतनी भी सादा न लें। हर चीज़ हर जगह कहीं ना कहीं अटैच होती है, डिटैच होती है, कुछ भी और सब लोग मिल के चलते हैं। अच्छा, मतलब जिस दिन इनका नाम आया था ना, पहले दिन मैंने आपके शो में भी कहा था और वैसे भी, कि मुझे इनके नाम के साथ टनल में एक रोशनी नजर आती है। क्या होती है? टनल में एक रोशनी इसलिए नजर आती है अच्छा जी, कि ये वो आदमी है जिसने इमरान खान से गालियां खाई हैं बराह रास्त, और इसके बावजूद जब पीटीआई इनके और मौलाना फजलुर रहमान के घर गई तो इन दोनों ने अपने गले बाजू खोले और गले मिलाया सबको। अच्छा। कि ये एक सीजन्ड सियासतदान भी है, ठीक है, कि भाई ये नहीं होती कि आप किसी वक्त नाराज हैं और आप मुश्किल में हैं तो ये चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ ने इन सब सियासतदानों के साथ यही बिहेव किया, इवन इमरान खान के साथ। अच्छा। कि जब उनको ये पता था, जिनका चौधरी साहब नाम ले रहे हैं, ज़हीरुल इस्लाम जंजुआ साहब, जब वो पूरी आबोताब के साथ जनरल राहिल शरीफ की बैकिंग के साथ धरने ला रहे थे तो वो चले गए थे इनके घर। मतलब हमें एक एक चीज़ का पता है कि उस वक्त क्या हो रहा था। तो नवाज शरीफ ने कोशिश की थी कि अगर इमरान खान को ये बात समझ आ जाए कि तुम्हारी हुकूमत भी मेरे सर से पे खड़ी है 13 वाली, जिस पे उन्होंने अब रिग्रेट किया, तो मुझे मौलाना फजलुर रहमान की वो बात मान लेनी चाहिए थी कि इमरान खान इस काबिल नहीं था कि इसके साथ सियासी रवादारी का मुजाहरा किया जाता, क्योंकि इमरान खान ने तो 13 वाली हुकूमत लेके, तो ये अचकज़ई साहब वाला जो स्टेप है ये रवादारी के जुमरे में आएगा? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नवाज शरीफ की रवादारी की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा। महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने अपनी मुश्किल में पहले मौलाना फजलुर रहमान को चुना, अब भी इमरान खान ने उनके साथ हाथ करना है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये जावेद चोई साहब भी यही फरमा रहे हैं, ये आप यकीन मान लें कि इमरान खान का अपने अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो महमूद खान अचकज़ई को अभी बनने तो दें अपोजिशन लीडर, फिर देखें ड्यूटियां लगेंगी कि कौन खींचेगा टांग इनकी। ये जावेद चोई साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज वो वैसे एक हमें दोबारा एक्टिविटी के अंदर आज नजर भी आए, तो इसका मतलब है आपके पास खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरी तरह इस सिस्टम में एक्टिव हैं और जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं नवाज शरीफ साहब वो डिसीजंस ले रहे हैं। जी, पार्टी के मामले में तो है जी, मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के मामले में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो 80% डिसीजंस हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के होते हैं, और वफाक के अंदर भी एक्टिव हैं। जहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन हो वफाक में, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब से कंसल्ट भी किया जाता है और उनकी राय का एहतराम भी दिया जाता है, और वह फैसला हतमी तौर पे उन्हीं का होता है। आप थोड़ा सा पीछे करके अगर चीज़ों को देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन था वो रुका हुआ था, किसी जगह पे कुछ नहीं हो रहा था। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर गए, उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। वो प्राइम मिनिस्टर साहब वापस यहाँ पे आए, उन्होंने अगले दिन अयाज सादक साहब को बुलाया। अयाज सादक साहब को बुलाने के बाद ही ये बातें स्टार्ट हो गई कि ठीक है जी, अब अपोजिशन लीडर का फैसला हो गया है और अब वोटिंग होगी या जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी हो जाएगा। तो ये चीज़ अयाज सादक साहब से भी मंसूब की गई, फिर इसकी खबरें भी आई, फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर तबसरा भी किया। तो ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का है। इसमें एक और जो चीज़ मैं आपके सामने रखता जाऊँ वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब एक तहरीक स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान में और ये पता चल गया था कि इमरान खान साहब फारिग हो रहे हैं, तो उस ज़माने में इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को बुला के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मामला सेटल करने का इनको एक इख्तियार दिया था कि आप जाएं और लंदन जाके मियां नवाज शरीफ साहब को राज़ी करें कि मैं इनसे बात करने के लिए राज़ी हूँ, तैयार हूँ। और उस वक्त जो थे महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब का पैगाम लेकर लंदन गए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे, वो राज़ी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं अब इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो घर था उसके नीचे नारे लगाए जा रहे थे, गालियां दी जा रही थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इनको सुन लें आप, और उसके बाद अगर मैं इमरान खान के साथ बैठूंगा तो किस मुंह से बैठूंगा। तो उस वक्त भी एक ट्राई की गई थी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का बड़ा एहतराम है मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में, और अचकज़ई साहब की बहुत सारी ऐसी बातें जिनको वो टालते नहीं है। तो ये एक दरमियान का रास्ता उन्होंने निकाला है कि ठीक है, ऑनरेबल आदमी है, वो अगर असम्बली में बैठेगा असम्बली का वेट बढ़ेगा, और कल को उनको ये सबको पता है कि इमरान खान साहब टिच करवा देंगे अचकज़ई साहब को, और फिर वो वक्त दूर नहीं है कि अचकज़ई साहब के खिलाफ भी एक कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च कर दे सोशल मीडिया के अंदर, और अचकज़ई साहब जो है ना खुद ही कोयटा जाके बैठते हो, कहेंगे ठीक है जी मैं घर बैठा हूँ, आप खुद चला लें सारे सिस्टम को।
तो ये वक्त भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कंफर्टेबल रह सकेंगे अचकज़ई साहब के पास, क्योंकि उन्होंने उनको ये ओहदा इसलिए दिया है कि वो इनको रिहा करवा सकें, लेकिन ज़ाहिर है वो रिहा नहीं करवा सकेंगे, ना ही मुलाकात कर सकेंगे इमरान खान साहब से वो। ठीक, ये मुज़ाकरात की जहाँ तक बात हो रही है तो अभी चौधरी साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे वहीं पे मेरे पास भी उस वक्त की ये खबर है कि फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सहाफ़ियों को भी नवाज शरीफ साहब के पास भिजवाया था पैगामात दे के कि जनाब कोई मामला जो है किसी तरह रिजॉल्व किए जाएँ, उनको सेटल किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उन 2 सहाफ़ियों की भी जो है वो बात नहीं सुनी थी। जहाँ पे मुज़ाकरात की बात हो रही है, फवाद चौधरी साहब की बात हो रही है, तो वहीं पे आजकल फवाद चौधरी साहब भी जो है वो काफ़ी प्रोएक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने यहाँ पे एक इजलास भी किया, सहाफ़ियों को भी बुलाया था। आई बिलीव अलीना आप भी वहाँ पे तशरीफ़ रखती थी। सो टेल अस अबाउट दैट, वो जो कुछ भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर बना हुआ था, कोई ब्रेक थ्रू लग रहा था या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक मतलब बैठो तकरीरें करो और चलें घर जाएं? नहीं, एक ये अगरचे उससे पहले तहरीक तवज़ुआइन पाकिस्तान की वो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस भी थी, कौमी कॉन्फ्रेंस, ये एकेडमिक एक्सरसाइज से ज़्यादा आगे की कोई चीज़ नज़र दिखाई नहीं देती। अगरचे खुशाइन ये होता है कि डायलॉग हो, कनेक्टिविटी, डायलॉग, इंक्लूसिविटी पे बात होनी चाहिए। मुल्क जो है वो इस वक्त आप कोई उसको एक ईगो क्लैश कहता है जी, 2 फरीक के दरमियान की लड़ाई कहता है, कोई कहता है कि जी कुछ और मामला है। सो इसमें मुल्क जो है वो फंसा हुआ है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, और ये हमारे सबके लिए कंसर्न होना चाहिए कि मुल्क में बिजनेसेस वाइंड अप हो रहे हों और जो इकोनॉमिक इशारे हैं आज भी हमें, मैं तो बल्कि इस तरफ ये मामला ज़रूर नज़रें सबकी लेकर आना चाहूँगी कि जो हमें आज को हालात नज़र आ रहे हैं, हुकूमती जमातें एक प्रेशर फील करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, जहाँ पर आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आसान खिदमत सेंटर की जाके वो इफ्तिताह कर रहे हैं, वो जाके रेलवे की किसी एक कारकर्दगी को लेकर इजलास की सदारत कर रहे हैं, बिलावल साहब इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको उनका गिला गुज़श्ता रोज़ भी नज़र आया। आज उस तकरीब में वो फिर उन्होंने क्लोज जो है वो प्रेजेंटेशन इसी नोट पर की थी कि जी जो सिंध जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये काम ना करने का बहाना करके कुछ कुव्वतें जो उनके इख्तियारात सूबों के लेने के हवाले से वो शिकवे सामने आ रहे हैं, और दोनों पार्टीज पे जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है उनके ऊपर एक चार्जशीट जरूर है कि डिलीवरी नहीं हो रही, ये कुछ नहीं कर रहे, ये मुझे इस पर बताइएगा, मैं क्योंकि आप लोग तीनों इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वाकई हुकूमत एक्चुअली ये हीट महसूस कर रही है? क्योंकि हुकूमती हल्के जो है वो ये भी कहते हैं जनाब बार बार कि ये एम ही बिला वजह के क्रिएट किया हुआ है कि हमारे लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं कोई वंडर बॉय आ रहा है और उसके बाद सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा, इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हम तो सब सेट है, सब फर्स्ट क्लास है, सेम पेज है, बिल्कुल गाड़ी जो है चारों पहिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, या नहीं चीज़ें ठीक नहीं है? अगर ऑफ द रिकॉर्ड आज जो बिलावल साहब भी जब गुफ्तगू कर रहे थे साफियों से, तो उन्होंने क्या कहा था कि नून लीग के साथ अभी बैठना उनका बड़ा मुश्किल हो गया, अभी तक बैठ नहीं साथ रहे हैं। सो एक 2 जमातें जो कि हुकूमत का हिस्सा है, उनके दरमियान जो इस वक्त कुछ मामलात को लेके और वफाक के इशूज़ अलग है, सूबों के मामलात और इख्तियारात की बात जो है वो इस हद तक इस नेज पे पहुंच जाए, ऑर्डिनेंस जो है वो बगैर सदर साहब के दस्तखत के जो है वो सामने आ जाए, मंजर आम पर आ जाए। सो फ्रिक्शन जरूर अपनी जगह पे मौजूद है, और ये वंडर बॉय की भी जो थ्योरीज है ये इसी तरह से मेरे ख्याल से सामने ये थ्योरीज नहीं प्रेजेंट की जा रही। एक वंडर बॉय की मुमकिन तलाश जो है उसका प्रेशर हुकूमती जमातों पर एक्चुअली नजर आता है, और ऑब्वियस है ऑप्टिक्स की हद तक तो कम अज कम हमें नजर आ रहा है कि आज बहुत ही हमें मुतहरिक प्राइम मिनिस्टर ऑल ऑफ अ सडन दिखाई दे रहे हैं। आज बिलावल साहब का आई वाज सरप्राइज, इस्लामाबाद में अगरचे ये प्लान था कुछ दिनों से, लेकिन इस्लामाबाद में आके वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, फिर वो कहें कि जी इस्लामाबाद कुछ नहीं कर रहा, इस्लामाबाद क्या कर रहा है, सवाल उठा रहे हैं वो। सो ये एक मेरे ख्याल से जरूर एक फ्रिक्शन जरूर एक मौजूद है। आमिर साहब आपके पास क्या खबर है? वाकई हुकूमत जो है वो एक मतलब 2 एंगल्स है ना, एक तो इत्तेहादियों का आपस का रिलेशनशिप, और दूसरा कि जनाब पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला जो है वो फ्रैक्चर्ड चल रहे हैं, ऑपोजिशन जो है उस तरह प्रोएक्टिव नहीं है, आप उनको स्पेस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ा। एग्जैक्ट अल्फाज जो भी अली मेरे पास चूँकि ये ग्रीन टी थी, इस पर चाय होती तो मैं कहती कि चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा, आपके ग्रीन टी की वंडर बॉय ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत पे प्रेशर है, टकेगा नहीं। अच्छा जी, कख भी नहीं, हाँ कख भी नहीं है प्रेशर प्राइम मिनिस्टर पे। अच्छा, यानी ये जिस प्रेशर की बात हो रही है कि नहीं है नहीं, वो महसूस नहीं कर रहे। मैं आपको ये भी तो होता है ना, मैं बताता हूँ ना। एक प्रेशर वो होता है जो बनता है और फील किया जाता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर किस दिन घर बैठे हैं आराम से, मुझे ये बताएं। स्वयं पिछले जब ये चेकअप पे गए हैं उससे सिर्फ 2 दिन वो बीमार रहे हैं, एक्टिविटी नहीं थी उनकी, मुझे पता है उसका। अदरवाइज वो तो सारे अफसर तंग हैं, मीटिंग है, वो तो हर वक्त मुतारिक आदमी है, वो खुद वंडर्स क्रिएट करना चाहते हैं। जो हालात जिसमें वो बैठे थे, जहां इमरान खान साहब फूंक मार के गए थे IMF को,
और पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दाने पे था और श्रीलंका बनाने की यहाँ हमारे जर्नलिस्टों ने कोशिश की और हर चाय की प्याली में तूफान उठाया उन्होंने, चाहे वो किर्गिस्तान में बच्चियों के रेप करा दियो, किसी ने कुछ करा दियो, झूठ का पलंदा और यहाँ कोई नहीं पूछता। तो अब आप बेफिक्र हो जाएं, ये जो खिदमत सेंटर जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जाहिर है एक गवर्नमेंट आया जिसने 8 फरवरी के बाद अपनी 2 साल की कारकर्दगी पे बात करनी है, जैसे आज बिलावल भुट्टो ने किया है। ये प्रेशर बिलावल भुट्टो पे इसलिए आया कि बेशक वो चंद दिन पहले की तकरीब होगी, लेकिन शफी जान ने पंजाब पे कोई तबसरा किया कि कारकर्दगी क्या है और कौन सी सड़क टूटी है, वो क्यों सिंध में जाके बोले? क्योंकि उनका कंपैरिजन अब सिंध से ही बनता है जाके। अच्छा भला पेशावर 12 साल 13 साल पहले ठीक था, उसको तबाह इन्होंने पीटीआई वालों ने किया। कोई एक नया मनसूबा नहीं दे सके, जो एक बनाया उसने पेशावर शहर को खंडर बना दिया, यानी BRT बस, जिसको इमरान खान जंगला बस कहते थे, जिसकी 4 गुना कीमत बढ़ चुकी है और आज तक वो मुकम्मल नहीं हुई। तो कारकर्दगी का मुकाबला तो होना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूँ कि सूबाई हुकूमतें अगर आपस में इस बात पे सेहतमंदाना मुकाबला करें कि देखें फंड्स सवाए बलूचिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि उनके एक्चुअली आबादी के लिहाज से फंड्स नहीं बनते, रकबा बहुत बड़ा है, बाकी तीनों सूबों को तो एक ही पोर्शन पे मिल रहा है जो NFC में पीपल्स पार्टी ने खुद तय किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया। कि आज अगर बिलावल कोई का वहाँ पे बैठ के जब कह रहे थे कि पानी नहीं आता मेरे बिलावल हाउस में, तो ये मसला मेरा और आपका है या सिंध गवर्नमेंट का है? किसने पूरा करना है? जिनको आज ये नज़र आया कि आज पाइपलाइन डालनी है हमें कराची शहर में, जिससे आप खा रहे हैं, बना रहे हैं सब कुछ। मैं वो रिश्वत की बात नहीं कर रहा, मतलब एक पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एक्टिविटी है, जिसको कहते हैं सारा कलेक्शन है, उस शहर पे आप उसका कुछ भी नहीं लगाते। वहाँ लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं, आप कराची के लोगों से जरा जाके प्रेस क्लब में बात कर लेना, आपको कराची वाले जर्नलिस्ट बताएंगे। मुझे आज ना मेयर कराची मिले प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ पे जो तकरीब थी वहाँ पे मुर्तज़ा वहाब साहब मुझे मिले। मैंने एक गुफ्तगू की थी टैंकर, पानी के टैंकरों के हवाले से ये सारी गुफ्तगू, तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाया। उन्होंने कहा मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा वो आपने एतराज़ किया अपने व्लॉग के अंदर, आपने टैंकरों की आपने बात की कि जी पानी के टैंकरों के ज़रिए आज भी कराची शहर में पानी दिया जाता है। मैंने कहा जी मैं 8 साल रहा हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को मैंने फेस किया हुआ है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आपको पता है मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसने मुझे कहा कि मैंने ना 1965 में घर बनाया था, 1965 से लेकर आज तक जो है वो मेरे घर पर पानी नहीं आया। मैंने कहा ये आप खुश होने वाली बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पानी इस तरह प्रोवाइड किया जाता है। और अभी मैंने कल उनका आप क्यों इसके ऊपर इतना हैरान हो रहे हैं कि पानी की पाइपों के जरिए जो है मंसूर भाई कि वो कहते हैं मैं पाइपलाइन डलवाऊंगा, यानी एक नया प्रोग्राम, जैसे इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े मनसूबों में खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, सिंध में भी यही चल रहा है कि जनाब आप पाइपलाइन डालेंगे। अच्छा भाई पाइपलाइन डालने में कितने साल लगेंगे? अभी परसों ये रो रहे थे कि जी वो मैं एक सड़क बनाता हूँ तो वापडा वाले आ जाते हैं, गैस वाले आ जाते हैं। तो अब जब आप खुद पाइपलाइन डालेंगे तो कराची शहर की अगर कोई 2-4 सड़कें हैं उनको भी आप खोलेंगे, बंद तो आपने करनी नहीं। और ये हमारा राइट है, मतलब ये कोई आसान नहीं कर रहे हैं, इनकी काम है हमें पानी बेसिक चीज है, ये बुनियादी बात है। देखें कारकर्दगी के ऊपर ना अगर कोई प्रॉब्लम शहबाज शरीफ को होगा, वो उस दिन होगा जिस दिन PTI अपोजिशन करेगी। अच्छा, बस आप ये बात ध्यान में, वो नहीं कर रहे फिलहाल। क्या कर रहे हैं आप मुझे बताएं? इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर ही बात कर रहे हैं। मतलब कौन सी अपोजिशन है भाई? ये इस्लामाबाद जंगल कट गया, पूरी दुनिया पाकिस्तान में महंगाई है, चीनी है, क्या है, कितनी PTI ने बात की है कौमी असेंबली और सेनेट में। जय चौधरी साहब, सर आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत के ऊपर वाकई कोई इकोनॉमी को लेकर कोई प्रेशर है? अलीना ने अभी थोड़ी देर पहले ये केस बिल्ड किया, उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें जो जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और इसीलिए बार बार ये कहीं ना कहीं से वंडर बॉय की जो है वो कहानी आ जाती है। आमिर साहब फरमाते हैं कि जनाब ये वंडर बॉय की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सब काम चल रहा है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए 2 चीज़ें, एक तो आपने पानी के टैंकर्स की बात की है कराची की, तो मैं उसमें एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे खुद सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट ने खुद बताया कि जी मैं अपने घर में भी बाहर से टैंकर लेके पानी डलवाता हूँ। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना, उनके जो अपना घर है उसकी सूरत हाल ये है कि उन्हें टैंकर खरीदना पड़ता है। ये कराची की सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही, बिल्कुल काम नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें वहाँ से वोट नहीं मिलते, और वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को आपने वोट दिए हैं जाके आप उनसे मुतालबा करें। लेकिन कराची के बाहर जो सिंध है उसमें उन्होंने बेतहाशा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। सड़कें हैं, पानी है वहाँ पे, और इसके अलावा तरक्याती काम उन्होंने बहुत किए हैं वहाँ पे। स्कूल भी आपको मिलते हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी आपको मिलती हैं, हॉस्पिटल भी मिलते हैं। तो उन्होंने फोकस किया हुआ है सिंध के अंदर, अंदरून सिंध पे। कराची को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। अब ये जो वंडर बॉय वाली बात है ना मंसूर साहब, एक तो उस वंडर बॉय का नाम मियां शहबाज शरीफ है। एस्टैब्लिशमेंट को इनसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता, और उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये एक तजर्बाकार आदमी है,
इसने पहले पंजाब के अंदर डिलीवर किया हुआ है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है इतना लंबी हिस्ट्री है, कोई 35 साल 40 साल की गवर्नेंस की और पॉलिटिक्स की, तो इतना और कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। तो तजर्बा मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है। दूसरा, ये एक अनथक आदमी है, ये सुबह को 4 बजे 4:30 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं, रात को 12-1 बजे 2 बजे तक अवेलेबल होते हैं। कभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि इनसे रब्ता किया हो और यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी सरकार के इदारे की तरफ से और ये अवेलेबल ना हो, तो ये हर वक्त अवेलेबल है। अनथक आदमी है, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी ये प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, कभी वो प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को और नहीं मिल सकता। और तीसरी और आखिरी चीज़, ये रेजिस्ट नहीं करता है, जो ज़ाहिर है हर लेवल पे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती ना, तो ये खत्म हो चुकी होती है अब तक। क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो 6 महीने भी नहीं निकालते और उसके बाद रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी यही था मसला। इमरान खान साहब देख लें, वो जो एस्टैब्लिशमेंट लेके आई उनको 2.5 साल के बाद वो क्या पोजीशन रह गई थी उन सब की, और वो बाकायदा उन्होंने मीर सादक को मीर जाफर करार दे दिया था। मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर ये इंस्टिंक्ट नहीं है, ये रजिस्ट नहीं करते। तो जब कोई आदमी रजिस्ट नहीं कर रहा, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है और एक्सपीरियंस भी उसका है और एंगेज भी कर रहा है और सफारतकारी भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो जब ये सारी चीज़ें हों तो आपको इसके अलावा किस वंडर बॉय की ज़रूरत है। और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी वज़ीर को निकाल दिया जाए या किसी वज़ीर को रख लिया जाए, उसके ऊपर भी उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो फिर इससे बेहतर इंसान कौन मिल सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात हो सकती है। ये मीडिया के अंदर ही सिर्फ आवाज़ उठाई गई और इसका मकसद कोई और नहीं था। एक साहब हैं जिनका नाम मोहसिन नकवी साहब है, उनको एम्बेरस किया जा रहा है बुनियादी तौर पर, उनको ज़रा इनसिक्योर किया जा रहा है और ये उनकी मजम्मत हो रही है, ये उनकी तारीफ भी नहीं हो रही, यानी उनको मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें से कुछ लोगों ने ये किया। कनेक्शन चॉइस साहब जरा समझाएं, मोहसिन नकवी साहब किस तरह आ गए सारे मामले में? सुपर वंडर बॉय सर, मोहसिन नकवी साहब को वंडर बॉय समझा जा रहा है ना जी, कि मियां शहबाज शरीफ साहब को निकाल के मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा और उसके बाद चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। और ये उनको एम्बेरस किया जा रहा है ताकि वो महसूस ये किया जाए कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर की सीट लेना चाहते हैं। तो इसका मकसद यही है। इसके अलावा कोई वंडर बॉय दूर दूर तक किसी जगह अगर है, मसलन वो कह रहे हैं जी वर्ल्ड बैंक से ले आएंगे या IMF से ले आएंगे या कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है या यहाँ पे कोई सिस्टम के अंदर कोई बंदा मौजूद है, तो फिर आप बता दें। सवाए मोहसिन नकवी साहब के क्योंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं रावलपिंडी की तरफ, तो कुछ लोगों को ये ताल्लुकात अच्छे नहीं लगते तो उनकी कुर्सी खींचते रहते हैं ताकि थोड़ा सा उनको इनसिक्योर और कर दिया जाए। तो ये इसका मकसद है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो ये बिला वजह है। और दूसरा ये है कि जो जराए हैं ना, आप उनसे पूछ लें, वो क्लियरली इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि बड़ी सख्ती से मना किया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा गया कि क्या पिछले दिनों तो इंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे खुद जराए ने रब्ता करके कहा है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और आप इसको बुरी तरह इसकी मजम्मत करें और रिजेक्ट करें इसको, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तो ये बात दुरुस्त है। मियां शहबाज शरीफ साहब कंफर्टेबल हैं, पेज एक ही है और उसके अंदर कोई दरार नहीं है, कोई उसके अंदर लकीर भी नहीं है। तो ये सब एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। इवन जो हमारे वजीर खारजा हैं साक डार साहब, वो भी बड़े कंफर्टेबल हैं। लिहाजा कोई इशू कोई नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ बिला वजह जो कहते हैं ना प्याली के अंदर तूफान, तो ये प्याली भी नहीं है और तूफान भी नहीं है। यही कुछ सिनेरियो में 2018 में इमरान खान साहब के हवाले से भी नजर आता है, बहुत आइडियल सेम पेज और सब कुछ। पाकिस्तानी सियासत में कब कुछ हो जाए बेसिक क्वेश्चन इज हैज दैट मोमेंट अराइव्ड। देखें प्रेशर बिल्डअप बात यह है कि जब कोई रेजिस्ट करेगा तो होगा ना जी। जब रेजिस्ट करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि काम लेने के लिए भी या डिलीवरेंस के हवाले से। असल सवाल ये है कि 2018 वाज 2018 वाज नॉट 2022 ना। 2022 अपने टाइम पे ही आया 2022। तो क्या 2026 2018 है कि या 2022? नहीं, ये असल में ना सोहेल बड़ाइच साहब का नाम मिसिंग है ना इस सारी गुफ्तगू में, वंडर बॉय जिन्होंने लिखा। असल में उनकी मोहसिन नकवी से दोस्ती भी है, नाराजगी भी है। मैं इसमें नहीं, उन्होंने दोबारा दो तीन दफा कॉलम भी साहब का मैंने अभी इंटरव्यू किया है, वो अभी इतवार को ही हमने उसे जारी किया था। बड़ी तफसील से वंडर बॉय के ऊपर उनसे गुफ्तगू हुई। मैं क्योंकि वो नहीं है, सहाफी हैं, मैंने सुनी वो कह रहे हैं मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूं, बट नॉट फॉर प्राइम मिनिस्टर। वो कह रहे हैं कि सोहेल बड़ाइच साहब जो है ना, सोहेल बड़ाइच साहब देखें एक जेन्युइन सहाफी हैं। सोहेल बड़ाइच साहब एक जेन्युइन सहाफी हैं, उनके पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी होती है, उनकी जेन्युइन राय भी होती है, बहुत अच्छा तजिया करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने क्वेश्चन रखा था ना, उन्होंने क्वेश्चन रखा ना के बीच में, किस तरह प्रेजेंट करते हैं चीजों को। जी चॉइस साहब बोले।
देखिए उनका हक है सहाफ़ी के हैसियत से, और पूरी ज़िंदगी उस आदमी ने सहाफ़त की है और बड़ा डिसेंट आदमी है सोहेल वड़ाइच, तो उनका हक है जी वो क्या लिखते हैं चीज़ें, किस एंगल से चीज़ों को देखते हैं, तो उनके ऊपर तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी तरह क्यों नहीं सोच रहे, या वो इस एंगल से क्यों नहीं सोच रहे, या उन्होंने इस तरह किस तरह सोचा। तो सोहेल वड़ाइच साहब का पूरा हक है, उनको बिल्कुल लिखना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। अब दूसरी साइड जो है वो उसका कहना यह है कि वंडर बॉय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है और ये बिला वजह है और इसका कोई नहीं। तो दूसरे जो जराए हैं जिन्होंने वंडर बॉय लेके आना है या एक वंडर बॉय को निकाल के दूसरे वंडर बॉय को बिठाना है, उनकी राय भी आ गई है। जब कोई इंसिडेंट होगा ना जी, और ये सारा सिस्टम याद रखें मंसूर साहब, ये इंसिडेंट और इवेंट्स पे बेस कर रहा होता है। जैसे कि इमरान खान साहब के साथ बड़ा ही आइडियल ताल्लुक था जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज़ हमीद साहब की एक अपॉइंटमेंट थी, उससे ये सारा सिस्टम हिल गया। तो जिस दिन ये वाकया होगा कोई इस टाइप का, तो उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि ये पेज फट गया है, पेज खराब हो गया है, पेज मैला हो गया है, पेज के ऊपर लकीर आ गई है, पेज के ऊपर स्याही गिर गई है, उस वक्त तो कहा जा सकता है। सरेदत कोई नहीं है। बाकी रह गया परफॉर्मेंस, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस गिविंग सूरत हाल में इस गवर्नमेंट से बेहतर को परफॉर्म कर सकता है। आप सफारतकारी में देख लें, पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है बहुत ही अहम है। चारों साइडों पे पाकिस्तान आपको नजर आता है, चाइना के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ, हर जगह आपको पाकिस्तान नजर आता है। तो इससे बेहतर टाइम कहाँ आया था इससे बेहतर टाइम शरफ के इजाजत दीजिएगा सर, एक कोई टाइम नहीं आया पाकिस्तान में। जी इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान स्टेबल है इस वक्त, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आप देख लें। बाकी जो बाहर से जो नए सौदे हो रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने लॉक किया एक डील, बड़ी अच्छी डील लॉक की है कि उनको त्यारे दे के तो जो पैसा उनका है वो हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान स्टेबल है। लीना की गुफ्तगू सुनिएगा जी। पाकिस्तान में कोई सड़क बंद नहीं होते। जी जी। कल वो अमेरिका की तरफ स्टेट डिपार्टमेंट ने जो ऐलान किया है वाया ट्विटर, जो उन्होंने सामने बात रखी है, 75 ममालिक की लिस्ट पे पाकिस्तान इमिग्रेंट वीजास, स्टिल इमिग्रेंट वीजास, इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। इमिग्रेंट वीजा है, नॉट ट्रेवल, नॉट एजुकेशन, नॉट बिजनेस। मैं असल में ना अब हम अगली बात पे इमिग्रेंट तो वैसे ही आपको छोड़ के जा रहा है ना, अगर वो जा सोहेल वड़ाइच साहब वाली बात मुकम्मल कर लेना तो 75 मुल्कों पे भी आ जाएंगे। देखिए सोहेल वड़ाइच साहब की राय को किसी ने, मैंने ये नहीं कहा कि वो क्यों कह रहे हैं, मेरी भी राय है, उनकी भी राय है, और उनकी अपने सोर्सेज हैं। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि उनकी बात को हम कब रद्द कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती मोहसिन नकवी के साथ है, नहीं है उस अब लड़ाई हुई है ना आजकल। मैं आपको एक मिनट, लेकिन जितना करीब मुक्तदरा के वो होना चाह रहे थे सोहेल वड़ाइच साहब, जितने वो हुए और जितने वो दूर हुए, वो सारी वजूहात में मोहसिन नकवी ही अकेले फैक्टर हैं। ये बात ध्यान में रखें, चाहे वो वज़ीर आला से लेकर शुरू हुए हों या आज उनकी किसी वजह से नाराज़गी हो कि मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद सोहेल वड़ाइच की पर्सनल दोस्ती की वजह से हो गई, उसका फ़ायदा नहीं हुआ मोहसिन नकवी को। बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ, पहली दफ़ा मैंने आज तक इससे पहले नहीं किया हुआ। सोहेल वड़ाइच साहब का हमने इंटरव्यू पिछले जुम्मे को रिकॉर्ड किया, वंडर बॉय के ऊपर ही था। हफ्ते वाले दिन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है एकदम एक पूरी मतलब सिलसिले से जो है इस वंडर बॉय थ्योरी की के अगेंस्ट एक पूरी कैंपेन शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मिनिस्टर्स आए, उन्होंने गुफ्तगू की, सारा कुछ किया। हमने अभी तक वो इंटरव्यू रिलीज़ नहीं किया था, वो अभी एडिटिंग में था। तो मैंने हफ्ते की रात को सोहेल वड़ाइच साहब को कॉल किया। मैंने कहा सोहेल वड़ाइच साहब, बड़ी सख्ती से तरदीद आ रही है तमाम चैनल्स के ऊपर, हर जगह ये वंडर बॉय वाली कहानी जो है बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने एक दिन पहले मुझे इंटरव्यू के अंदर सब कुछ कहा है, क्या आप इसमें से कुछ रिट्रैक्ट करना चाहेंगे? क्या आप इसमें से कुछ चाहेंगे कि मैं इसमें से कुछ काट दूं? उन्होंने कहा जी आपने कुछ काटने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने अपनी मर्जी से काटना है तो काट दें, मैं अपनी किसी बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी खबर पे खड़ा हूँ, आप इसको इसी तरह रिलीज़ करें एक बार। मैं कही ठीक है, आपने कह दिया सही है। उसके बाद मेरी अगली फ़ोन कॉल, उस गुफ्तगू के बाद एक अगली फ़ोन कॉल इस ऐसी शख्सियत से हुई जिसका तकरीबन रोज़ नहीं तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रब्ता होता है, और उनसे मेरी डिटेल से बात हुई कि क्या कोई वंडर बॉय की तलाश आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल तलाश नहीं कर रहे। दोनों साइडें अपनी अपनी जगह पे खड़ी थी, हमने दोनों साइडों के। लेकिन मंसूर साहब, इसमें जो अब हम आ रहा है ना, वो एक साफियाना उसके अंदर गेम है जो सोहेल वड़ाइच साहब जैसे बंदा करता है। अच्छा, उन्होंने बाद में वजाहत की ना कि मैं किसी वंडर बॉय में वजीर आजम नहीं ढूंढ रहा। ये तो एक गेम है ना, इसको इस तरह नहीं आप आसानी से पीछे हट सकते। आपने जो बात की, आपने जो पूरा इलाका मतलब वो जो कॉलम बुना, तो जुमला था कि शहबाज शरीफ सोना है लेकिन हीरे की तलाश, मतलब वो आप इस तरह कह के पीछे नहीं हट सकते। आपने कह दिया, आप जो कह रहे थे अब आपके गले पड़ गया। अच्छा। अब वो जो कहते हैं ना मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, ये नहीं होता। लेकिन साफी को अपनी खबर पे, अलीना एक मिनट, अपनी खबर पे खड़े रहना चाहिए। वो खड़े हुए नहीं खड़े हुए, वो खड़े भाग लिए सीधी। नहीं, उन्होंने कहा हीरा किसकी जगह पे। अब वो कहते हैं नहीं मैंने वजीर आजम का कहा ही नहीं। अरे भाई फिर आर्मी चीफ ढूंढने गए थे,
मतलब दो ही बंदे हैं ना काम के। वज़ीर ख़ज़ाना भी तो- नहीं 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 छोड़े जी, वज़ीर ख़ज़ाना नहीं चाहते वज़ीर ख़ज़ाना, आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, शहबाज शरीफ के मुकाबले में, सोने के मुकाबले में हीरा वज़ीर ख़ज़ाना ढूंढना है सर, इस तरह ना करें। अब आप उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ दिल से, मैं आपका भी कर रहा हूं इस वक्त। लेकिन उस बात को इस तरह नहीं डिनाई किया जा सकता कि उन्होंने हीरे का कह के और अब वो जवाब तराश रहे हैं। ये जवाब तराश अब सोहेल साहब यहाँ पे है नहीं होते तो मैं तब भी उनके साथ बादब होके तब भी मेरे बड़े मैं यही कहता कि हुजूर आपने गेम डाली, उल्ट पड़ गई, अब आप उसकी वजाहतें दे रहे हैं। इसमें सोहेल साहब भी, अंसार अब्बासी साहब भी, कोई और मालिक साहब ने भी ये बात कही कि 6 महीने के अंदर जो इनको 6 महीने का वक्त दिया गया, 3 आए, तीनों भाग लिए। लेकिन मालिक साहब के भी आप मुस्तनद जराए हैं, उनको अंडरमाइन किसी सूरत भी नहीं कर सकते। वो भी बड़ी खबरें जो है वो पहले वक्त से पहले जो है वो सामने रख देते हैं। कोर्ट्स के फैसले दिए हैं एब्सोल्युटली, एंड आप सोर्सेस उनके कभी भी चैलेंज या अंडरमाइन नहीं कर सकते। जो कुछ ये भी मैं अभी बल्कि कहना चाह रही थी कि टैक्टिकल मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है हर हुकूमत वार्निंग शॉट। क्या वार्निंग शॉट कंसीडर किया जा सकता है? आप डिलीवरेंस पे फोकस करें, ध्यान दीजिए। चले मैं आपको ना देखें ना रिसेंट पास्ट की मिसाल देता हूं। जब अगर इस तरह के मामलात होते हैं ना, जिस दिन डीजी ISPR इफ्तिखार बाबर थे, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस दिन उन्होंने ये खबर दी 5 लोगों को दी कि जी ये चला दें कि जनरल फैद हमीद पेशावर और नदीम अंजुम साहब ISI। ठीक है ठीक है, उस खबर की तरदीद किसने की? वो तो प्राइम मिनिस्टर PM हाउस से। PM हाउस से आई थी। PM हाउस ने न सिर्फ तरदीद की बल्कि ताबड़तोड़ हमले किए कि ये झूठा है, ये गलत है। ISPR में वहां पे जो साहब अब मौजूद नहीं, वो कह रहे थे कि ये झूठ बोला जा वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल की तरफ से एक नहीं मतलब PM ऑफिस ने तरदीद की, उसको चलवाया और 3 दिन लिखवाया कि हम इंटरव्यू भी करेंगे, हमने पैनल भी मांगा और ISPR कहता रहा कि नहीं मांगा और ना इंटरव्यू होगा। मैंने बीपर दिया, मुझे मैसेज आया और मैंने कहा जी ये ऐसे ही होगा जैसे है। किसका मैसेज आया? मेरे अपने ऑफिस से आया कि जी ISPR वाले कह रहे हैं कि ये गलत खबर है। मैंने कहा गलत खबर होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन जिसने मुझे खबर दी है, खबर देने वाले हमेशा ये नहीं हो सकता कि आपके मिलिट्री ज़राए हों। जब दूसरा ऑफिस इन्वॉल्व हुआ है तो वहाँ सिविल ज़राए मौजूद है ना, और वो बड़ी इजाज़त से बात करते हैं। मिलिट्री में तो शायद 3-4 चीज़ें तय हुई हुई होती हैं कि इससे नहीं जाना, लेकिन सिविल में तो एक एक लफ्ज़ वो बड़ा पूछ के बोलता है। और सरकारी ऑफिसर कि उसको तो 1 मिनट में सस्पेंड कर देना है। उन्होंने कहा जी आप ये जाके कहें कि हम ये करने लगे हैं और हम होंगे, और फिर वो हुआ। अब क्या हुआ, ये दरार पड़ गई थी और उसका नतीजा 23 में जाके उस वक्त निकला जब मैंने 30 आई थिंक, अगर मुझे याद है 30 मार्च को मैंने खबर दी कि जनरल बाजवा को आज रिक्वेस्ट किया इमरान खान ने कि अदम एतमाद की तहरीक वापस करा दें तो मैं असम्बली खुद तोड़ दूंगा। हाँ, ये मैंने दी, बीपर हुआ, खबर हुई। अगले दिन PDM ने उसकी प्रेस रिलीज जारी की कि हमारे पास जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, ये सारे आए थे और हमने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद को लेके चलेंगे। ठीक। अभी आप हम सारे 4 बैठे हुए हैं, और लोगों से भी पूछ लें, किसी आपने अपने सोर्स को कहा कि जो जनरल फील्ड मार्शल को हर दूसरे दिन मिलता है, उसने तरदीद की। PM हाउस वाले कर रहे हैं, बाकी सब जगहों से आई खबर, देने वाले को पीछे हटना पड़ गया। मैं उस पर बुनियाद पे नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक कम से कम मैंने नहीं स्मेल किया कि कोई इनकी लड़ाई मौजूद है। और उसकी बड़ी वजह जो चौधरी साहब ने तो बड़ी तफसील से बताया ना कि शहबाज, मैं कहता हूँ जी जो शेख रशीद का गेट नंबर 4 था, जहाँ वो कहता था तुम्हारा दाखिला बंद है, वहाँ शहबाज शरीफ ने बाकी सबका दाखिला बंद किया हुआ, कब्जा उसी का। ठीक। तो इस गेट ले आए हैं शहबाज साहब, तो गेट उठा के उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर लगा दिया गेट नंबर 4। नहीं तो चौधरी साहब कभी ये अब तो मसला ही खत्म हो गया, मसला ही खत्म हो गया सर। नहीं तो चौधरी साहब फिर ये जो गेट अगर उधर चला गया है, शहबाज शरीफ साहब के पास चला गया है, तो फिर इमरान खान साहब का फिर फ्यूचर क्या है? जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो फिर फ्यूचर क्या है उनके ऊपर? ये जो अडियाला जेल का गेट है हमेशा बंद ही रहेगा? सर देखें, बड़ा सिंपल है वसूसा, बड़ा सिंपल फार्मूला है। याद रखें कि अगर इंसान जिंदा है तो कुछ भी हो सकता है। वक्त को फिर बदलते हुए, हालात को तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। अगर इंसान दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जिंदा हैं, कुछ भी हो सकता है। और इस पूरे सिस्टम के अंदर एक इंसिडेंट, एक इवेंट काफ़ी होता है। कोई एक इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक इवेंट हो सकता है। तो आज के जो हुक्मरान है सारे के सारे जेल के अंदर, और जेल के अंदर जो है वो सारे के सारे दफ्तर के अंदर बैठे होंगे। और ये आज का मसला नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये। आप देख लें, जो एक मरतबा गिरफ्तार करने वाला होता है कुछ अर्से बाद गिरफ्तार हो चुका होता है, और जो बेचारा जेल भुगत रहा होता है वो उनके मुकद्दर का फैसला कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है जी। अगर एक आदमी जिंदा है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरदस इस सूरत हाल में ये जो गिविंग सिचुएशन है, इसके अंदर इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई चांस नहीं है। अलबत्ता कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए
तो फिर इमरान खान साहब बाहर भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। नहीं लीना, तो फिर इंसिडेंट का इंतजार किया जाए ना, कोई इंसिडेंट हो तो फिर इमरान खान साहब नहीं, मेरे ख्याल से ये जो अभी बात हो रही है कि ऑपोजिशन को एंगेज करने के लिए हुकूमत बार बार पेशकश कर रही है। अगर हुकूमत को बिल्कुल ऑपोजिशन की कोई परवाह ना हो कि इमरान खान जेल में है, 2.5 साल 3 साल से हैं, मुलाकात होती है नहीं होती है, हमें कोई परवाह नहीं है, इररिलेवेंट हो चुके हैं, तो फिर आप ये 5 बड़ों की बैठक और इस किस्म की फिर पेशकश आप ना कर रहे हो। रेलेवेंट ऑपोजिशन, हाँ, मौसर एहतजाज 2024 के वो 26 नवंबर के बाद नहीं कर सकी है, क्या 8 फरवरी को उस किस्म का मौसर एहतजाज कर सकेगी? हमने 2 एपिसोड्स लाहौर और कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट के लिहाज से हमने वो ट्रेलर जरूर देखे हैं, लेकिन मौसर एहतजाज करेगी, करना नहीं चाह रही है, बहुत उसमें सवाल जरूर आयद होते हैं। लेकिन अभी जावेद चौधरी साहब ने जिस पाकिस्तान का कर रहे थे, जिस तरह से वो बता रहे थे, मेरे ख्याल से हम गुज़िश्ता रोज की सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब की वो गुफ्तगू, ये बढ़ के किसकी आप कह रहे हैं खान साहब? पीटीआई की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मसला ये है कि जब आप अगर फिल्म देखते हैं ना, फिल्म तो जो बढ़क होती है ना, उसका फिल्म की कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन खींचने के लिए की जाती है। तो मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया कि 5 बड़ों को बैठना चाहिए, तो ये एक बढ़क है जो अटेंशन डाइवर्ट कर रही है, इसके अलावा इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं, इस टाइप की जो खबरें हैं, इस टाइप के जो बयान हैं, वो सिर्फ अटेंशन, मीडिया की अटेंशन ग्रैब करने के लिए की जाते हैं। ये नहीं है कि 5 बंदों को बैठाया जा, ये जो अलीना कह रही थी ना कि बिलावल ने ऑफ द रिकॉर्ड का, मतलब अभी फिक्रा का, देखिए मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने जाना है ना और जुर्रत करनी है जाने की, ये मैं लफ्ज़ जुर्रत का कह रहा हूँ, तो जरदारी साहब ने सिर्फ एक खत लिखना है कि शहबाज साहब आप मेरे साहब में एतमाद खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें और पीपल्स पार्टी साइड पे बैठी होगी, ले लें, करें ना, तो फिर ओरिजिनल आपको पता चल जाएगा। बाकी मेरे लिए आपके लिए खेलते रहें, बात करते हैं। चॉइस साहब जो कह रहे हैं कि बड़ा तो बड़ा की बार्गेनिंग है ना, बार्गेनिंग है। बट इन ऑल दिस प्रेशर एक गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में तो ज़रूर नज़र आती है। मैं अभी जावेद चौधरी साहब की बात से आगे कि उन्होंने जो जिक्र किया जिस पाकिस्तान का, कल नदीम अफजल चंद साहब का स्टेटमेंट बड़ा सोशल मीडिया की भी जीनत बना हुआ था। वो कह रहे थे कि मैंने लीमू भिजवाए हैं इस्लामाबाद, मेरे लीमू नहीं बिके। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से मैं क्या बात करूँ उसकी कारकर्दगी पे, हल्के में रहते हैं, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हल्के में रह के ये सियासतदान फेस कर रहे होते हैं। अवाम जिस कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है, अब वो सबके सामने 45% ऑलमोस्ट आपका जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है। माशी इशारिया आपके इकोनॉमिक आपके नंबर जो है वो हॉल्ट कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के आगे बढ़ जाने से जो है वो ये गेज नहीं कर सकते कि आवाम की हालत। एक नुक्ता नजर है ना जो अलीना पेश कर रही है, आपका अपना ग्लास है हाफ फुल और हाफ एम्प्टी है, ये नुक्ता नजर है जो आप गरीबों के, वो आज भी एक सोशल मीडिया की चूंकि बात हुई है, लिखा हुआ था कि ढाबों पे जाएं तो वहाँ जगह नहीं, सेंटोरस में चले जाएं तो वहाँ जगह नहीं, जितनी मर्जी टॉप पे चले जाएं, जितने मर्जी गरीब तरीन इलाके में चले जाएं, सब लोग खुशी खुशी। पाकिस्तान में ना ऐसा कोई मसला नहीं है जितना पेंट किया जाता है। जैसे अभी 75 मुल्कों में बात हो रही है, जाते जाते बड़ी इंटरेस्टिंग, आज सुबह एक चीज मैंने देखी, अभी पिछले दिनों टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी, मैं नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी एक इंटरव्यू भी किया मैंने, वो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है और उसकी प्राइस अभी रिसेंटली कम हुई थी। तो उस कंपनी के सीईओ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इतना ऑर्डर आ गया है कि इसको अगर हमें कंप्लीट करना शुरू करें ना, जिस हिसाब से आ रहा है, हमें 1.5 साल लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। और कल ये खबर आई कि उसकी बुकिंग बंद कर दी गई है, उन्होंने कहा जी वी कांट टेक एनी। जी बिल्कुल, जब भी आप 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी और इतना ऑर्डर आ रहा है। देखें वही जो बात आपको याद होगी, इस्लामाबाद मरगला रोड पे जो है घरों की उन्होंने जिक्र किया था, अरबों रुपए के जो घर है, पाकिस्तान के मसाइल तो हल हो सकते हैं, वो आप एक सर्टन एक चंक की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी आपके जो करोड़ों आवाम है वो इस वक्त आपको निकल के आगे देखना चाहिए, बहुत इश्यूज, कोई डिनाइल नहीं है, वहां पे भी इश्यूज है। सर बात यह है कि जिंदगी वो होती है जहां पे आप खड़े होते हैं, आप अस्पताल में होते हैं तो जिंदगी बीमार होती है, आप पार्क में होते हैं तो जिंदगी बड़ी खुश होती है, आप थिएटर में होते हैं तो लाइफ बड़ी अच्छी होती है, आप F11 में फिर रहे हैं या आप E7 में फिर रहे हैं तो लाइफ बड़ी अच्छी होती है। जहाँ पे आप स्टैंड करेंगे वैसी आपको ज़िंदगी नज़र आएगी। नालों के पास बैठे होगे तो ज़िंदगी बड़ी ही अफसोसनाक किस्म की होगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर है। आप कहाँ पे हैं ये मैटर करता है बस। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, अलीना शरीफ साहिबा, जावेद चौधरी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।